तो मूवी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट है। वो और उसके कुछ साथी अंटार्कटिका पर ड्रिलिंग करके सैंपल्स ले रहे थे। फ्रैंक जेसन को ड्रिलिंग का काम सौंप कर अंदर सैंपल रखने जाता है। जेसन ड्रिल कर ही रहा था पर अचानक से बर्फ टूटने लगती है और जेसन नीचे गिरने ही वाला था, पर जैक उसे आकर बचा लेता है। बर्फ के दूसरे हिस्से पर सैंपल्स पड़े थे तो जैक अपनी जान रिस्क में डालकर वो ले आता है। दिल्ली में यूएन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी ग्लोबल वार्मिंग पर, जिसे जैक प्रेजेंट कर रहा था। वो बता रहा था कि पृथ्वी पर बढ़ती गर्मी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम फिर से आइस एज यानी कि शीत युग की तरफ जा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका का आइस मेल्ट हो रहा है। सूरज की किरणें इक्वेटर पर पड़ती है जो ओशियन के थ्रू अंटार्कटिका तक पहुंचती है। ऐसा ही ये फ्लो चलता रहता है। ये बढ़ती गर्मी बर्फ को पिघला रही है जिससे ये फ्लो रुक रहा है। जब ये फ्लो बंद हो जाएगा तब आइस एज की शुरुआत हो जाएगी। कुछ पॉलिटिशियंस पूछते हैं कि ये कब होगा तो जैक कहता है पता नहीं, पर लग सकते हैं 100 साल या फिर 10,000 साल, कुछ भी हो सकता है। हमने अगर कुछ नहीं किया तो इसका अंजाम हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? इसमें अरबों खरबों का खर्चा हो सकता है। इस वक्त हमारी इकोनॉमी कमज़ोर है। आपको ऐसा दावा करने से पहले सोचना चाहिए था। तो जैक कहता है कि जब बर्फ का आखिरी हिस्सा टूटा था तब वो एक आइलैंड के आकार का था। क्या ये सेंसेशनल घटना नहीं है जिस पर सभी हंसने लगते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को गुस्सा आ रहा था पर वो दिखा नहीं सकते थे। दिल्ली में भी बर्फ गिर रही थी। जैक से हेडलाइन सेंटर के प्रोफेसर रैप्सन मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ समुद्र में हलचल हो रही थी। हेडलाइन सेंटर में वहाँ पर मशीन्स बीप कर रही थी। जॉर्जस बैंक का तापमान काफ़ी तेज़ी से गिर चुका था। वो समुद्री इलाका था, ये सोचकर उसे इग्नोर किया जाता है। टोक्यो में दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े आकार के बर्फ के गोले पड़ने लगते हैं जिससे लोग मर जाते हैं। जैक घर पर आता है तब उसे पता चलता है उसकी वाइफ लूसी से कि उसका बेटा सैम मैथ में फेल हो गया है। लूसी बताती है कि तुम खुद ही उससे पूछ लेना कि वो फेल कैसे हो गया। वो कहती है सैम को कल तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना होगा। वो न्यूयॉर्क जा रहा है वहाँ पर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए। सैम न्यूयॉर्क इसलिए जा रहा है क्योंकि वो एक लड़की लॉरा को पसंद करता है और उसके लिए ही वो न्यूयॉर्क जा रहा है। दूसरे दिन जैक नेशनल ओशिनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा था। तभी टॉम आता है और कहता है कि तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी। तो जैक कहता है कि मेरा 17 साल का बेटा उनसे ज़्यादा साइंस जानता है। तभी उसे सैम का ख्याल आता है कि उसे एयरपोर्ट पर छोड़ना था, तो वो भागा भागा जाता है। जैक सैम से पूछता है कि तुम फेल हो गए। मैं गुस्सा नहीं हूँ पर बहुत डिसअपॉइंट हूँ। तो सैम कहता है कि मुझे हर सवाल का जवाब पता था पर प्रोफेसर ने मुझे इसलिए फेल किया क्योंकि मैंने सीधा जवाब नहीं लिखा। मैंने प्रोफेसर से पूछा भी पर प्रोफेसर को लगा कि मुझे आंसर्स नहीं आते, इसलिए मैं नाटक कर रहा हूँ। जैक कहता है कि देखता हूँ मैं उस प्रोफेसर को, जिस पर सैम गाड़ी से नीचे उतरता है और कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। वो गुस्सा था। अब स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स देखते हैं कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। सैम, ब्रैन और उसकी क्रश लॉरा प्लेन में थे। प्लेन तूफान की वजह से शेक हो रहा था। तूफान से गुजरते वक्त वो और भी शेक करने लगता है तो सैम डर कर लॉरा का हाथ पकड़ लेता है। कुछ देर बाद प्लेन नॉर्मल हो जाता है तो लॉरा सैम को उसका हाथ छोड़ने को कहती है। हेडलाइन सेंटर में प्रोफेसर रैप्सन कह रहे थे कि समुद्र के तापमान में भारी गिरावट दिख रही है। तो एलेक्स कहता है कि जॉर्जस बैंक में ही दिख रहा था पहले, लेकिन प्रोफेसर रैप्सन कहते हैं कि ये तो बहुत ऑड है। 3 जगह पर टेम्परेचर तेजी से गिर रहा है। न्यूयॉर्क में देखते हैं सैम और उसके दोस्त ट्रैफिक में फंस गए थे तो वो चल के जाने का फैसला करते हैं। तभी आसमान में बहुत भारी मात्रा में सारे पंछी उड़ रहे थे। सारे जानवर भी हैरान परेशान हो रहे थे। शायद ये आने वाले खतरे का इशारा था उनकी तरफ से। सैम लॉरा की कंपटीशन में उसकी बहुत मदद करता है। लॉरा को जेडी नाम का लड़का टक्कर दे रहा था बराबर की। जेडी पार्टी में लॉरा के साथ बातें करता है। वो लॉरा को उसका स्कूल दिखाने ले जाता है तो सैम देखकर जेलस हो जाता है। जैक को प्रोफेसर रैप्सन का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जो आपने न्यू दिल्ली में कहा था वो अब होने जा रहा है। उनके सेंटर की मशीन्स में पृथ्वी का टेम्परेचर नेगेटिव पाया गया है। पहले तो उन्हें लगा कि मशीन्स खराब हो गई होगी पर 4 जगह पर भारी टेम्परेचर गिरावट दिखा। ऐसा 10,000 सालों में कभी नहीं हुआ।
जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में हो रहा है और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। लॉस एंजलिस में वेदर सेंटर में टॉमी को पता चलता है कि वहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है, तो वो अपने बॉस जेब को इन्फॉर्म करता है। लॉस एंजलिस में तूफान के ऊपर तूफान आ रहे थे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नामो निशान मिटा रहे थे। जेब जब वेदर सेंटर के लिए निकल रहा था तो वो रास्ते में ही मर जाता है तूफान की चपेट में आकर। टॉमी अपने गर्लफ्रेंड के साथ था वहाँ पर। तूफान उन्हें भी अपने चपेट में ले लेता है और आधे बिल्डिंग को ही ले जाता है। ये तूफान आपस में मिलकर एक बड़ा रूप ले रहा था। लॉस एंजलिस शहर पूरा तबाह हो गया था। सारी फ्लाइटें भी कैंसिल हो चुकी थी। नासा में मीटिंग चल रही थी साइंटिस्ट की। साइंटिस्ट कह रहे थे कि हमारी मशीन किसी भी काम की नहीं है। नासा वाले कहते हैं कि हमने चेक किया है, सूरज की किरणों में कोई बदलाव नहीं है। तो जैक बीच में भी कहता है कि समुद्र से नमक खत्म हो रहा है। जो बर्फ पिघलकर समुद्र में मिला था उसकी वजह से मीठे पानी की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए मौसम में भयानक बदलाव दिख रहे हैं। जैक ये भी कहता है कि मौसम का ये बदलाव सिर्फ वैसा ही नहीं रहेगा बल्कि और भी बदतर हो जाएगा। टॉम जैक को कहता है कि तुम्हारी ये बात साबित करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 48 आवर्स है। नासा की एक साइंटिस्ट जेनी को जैक पर भरोसा था। वो जैक की हेल्प करना चाहती थी। जैक की मशीन से ही वो काम करने वाले थे। लुइसी हॉस्पिटल में एक अपने पेशेंट को देख रही थी जिसे ब्रेन ट्यूमर था और उसका नाम पीटर है। जैक रात भर जाकर काम कर रहा था तो वो थोड़ी देर सोने के लिए जाता है। थोड़ी देर बाद जेसन जैक को रिपोर्ट लाके देता है जिससे पता चलता है कि महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में ही पूरा यूएस बर्फ से ढक जाएगा। जैक सैम को घर आने को कहता है पर सैम उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि कल वो ट्रेन से आ जाएगा। जेडी ने उनके रहने की व्यवस्था भी कर ली थी। वो उन्हें अपने घर ले जा रहा था। लोग मौसम को देख के खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे थे। टॉम जैक के साथ वाइस प्रेसिडेंट से मिलने जाता है जिसे देख वाइस प्रेसिडेंट का मुंह ही सड़ जाता है। जैक उन्हें अपने रिपोर्ट्स दिखाता है तो वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं बाद में देखूंगा, अभी मुझे मीटिंग पर जाना है। जैक फिर भी कहता है कि ये तूफान 8 से 10 हफ्तों तक चलता रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुमने कहा था कि 100 सालों तक ऐसा नहीं होगा, फिर भी अब क्या गारंटी है कि ये होगा। वो कहता है कि ये जो तूफान उठ रहे हैं क्या आपको ये दिख नहीं रहे? हमें सारे शहरों को खाली करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। पर वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। जेडी, सैम, लॉरा और ब्रेन म्यूजियम देखने जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा हाथी साइबेरिया में पाया गया था। ये पूरी तरह से जमा हुआ था और जब ये बर्फ में जमा तब इसके पेट में खाना था और इसके मुंह में भी खाना था और ये बहुत ही अजीब था उनके लिए। अब तूफान को जांचने के लिए 3 हेलीकॉप्टर्स को भेजा जाता है पर जब वो तूफान के पास आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर्स का फ्यूल जम जाता है जिससे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं और सारे पायलट्स भी बर्फ में जमकर मर जाते हैं। प्रोफेसर रैप्सन जैक को बताते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही 3 हेलीकॉप्टर्स क्रैश होकर गिर गए और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, फ्यूल का ब्रीज हो जाना। स्कॉटलैंड में हुआ ये और तब का टेम्परेचर था -150 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रोफेसर रैप्सन जैक को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं एनालिसिस करने के लिए। जेडी, लॉरा और बाकी सबको अपने घर ले जाता है। जेडी का एक छोटा भाई भी है, वो भी न्यूयॉर्क में ही है, तो उसे जेडी को पिक करने जाना था स्टेशन पर न्यूज़ में बताया जा रहा था कि ट्रेन्स भी कैंसिल हो रही है। जेडी कहता है कि उसे उसके भाई को लेकर आना ही होगा स्टेशन से, तो लॉरा, सैम और ब्रैंड भी उसके साथ चलने लगते हैं। एनिमल हाउस के सारे भेड़िए लॉक तोड़ के भाग गए थे। एक भिखारी अपने डॉग को लेकर लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ का गार्ड उसे बाहर निकाल देता है क्योंकि वहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं थे। जेडी का कॉल नहीं लग रहा था उसके भाई को, तो वो लाइब्रेरी में जाते हैं मौसम की खराबी की वजह से। लॉरा को जाते वक्त पैर में चोट लग जाती है। एक लेडी कार के अंदर फंसी थी तो लॉरा उसकी हेल्प करने जाते हैं। यहाँ समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें शहर की तरफ आ रही थी। सैम लॉरा को देखता है तो वो उसे जल्दी जल्दी आने को कहता है। लॉरा एक पुलिस गार्ड की हेल्प से उस लेडी को बाहर निकाल देती है पर उस लेडी का पर्स अंदर रह जाता है तो लॉरा उसे लेने जाती है वापस, पर पानी की वो लहर वहाँ तक भी आ चुकी थी तो सैम उसे लेने आता है। लहर के अंदर आने तक वो सेफली लाइब्रेरी में पहुंच चुके थे। जैक प्रोफेसर रैप्सन को बताता है कि तूफान की वजह से ठंडी हवाएं ज़मीन पर आ रही है, पर अक्सर ज़मीन पर हवा आते ही वो गर्म हो जाती है जो अब नहीं हो रही है। ये तूफान 3 जगह पर है, साइबेरिया, स्कॉटलैंड एंड कनाडा। ये तूफान बढ़ते ही जाएंगे। 10 दिन बाद पूरा पृथ्वी का नक्शा ही बदल जाएगा।
तब हम आइस एज में होंगे। जैक प्रोफेसर रैप्सन को वहां से निकलने को कहता है, पर वो कहते हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। लॉरा जब उस लेडी को उसकी पर्स देने जाती है तो जेडी सैम से कहता है कि तुम्हें लॉरा से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। सैम रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि यहाँ पर कोई पे फोन है क्या, तो वो कहती है पर वो नीचे है जहाँ पर पानी भरा पड़ा हुआ है। लॉरा भी उसके साथ जाती है। सैम पानी में जाता है और जैक को फोन करता है। फोन लग भी जाता है। पानी बढ़ रहा था। सैम जैक से कहता है कि वो ठीक है और वो पब्लिक लाइब्रेरी में है। वो कहता है कि आप ब्रैन और लॉरा के पेरेंट्स को बता दीजिएगा कि वो ठीक है। जैक सैम से कहता है कि एक जानलेवा बर्फीला तूफान आएगा। हवा इतनी ठंडी होगी कि एक पल भर में ही जमकर मर जाओगे, इसलिए एक सेफ जगह पर रुको और उस जगह को गर्म रखना। सैम पूरा पानी में डूब जाता है। उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी तो लूसी रोने लगती है, पर यहाँ सैम पानी के बाहर सेफली आ जाता है तो लॉरा उसे कपड़े बदलने के लिए ले जाती है। जैक कहता है कि मैं जा रहा हूँ सैम को लेने के लिए। लॉरा सैम को हक करती है और कहती है कि मैं तुम्हें गर्मी दे रही हूँ ताकि तुम्हें ठंडा लगे। इस ठंड की वजह से तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। जैक तैयारी कर रहा था, तभी टॉम आकर उसे कहता है कि तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम्हें अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने होंगे। तुम सीधे प्रेसिडेंट से मिलोगे। लॉरा को एक रेडियो मिला था तो वो ब्रेड को ठीक करने के लिए उसे देती है। उस भिखारी का डॉग बहुत भौंक रहा था बाहर देखकर। बाहर जब सभी लोग देखते हैं तो एक बड़ा सा जहाज घूम रहा था शहर के अंदर। ये शिप वही बस से टकराकर रुक जाती है। जैक अपना रिसर्च प्रेजेंट करता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी थे। वो कहता है कि हालात खराब है, हमारे पास एक ही रास्ता है, शहरों को खाली कर देना। प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं कि जैक के सुझाव पर काम करना शुरू करे। वाइस प्रेसिडेंट अभी भी जैक के खिलाफ ही बोल रहा था। वो कहता है कि वो वॉशिंगटन में सेफ है, इसलिए वो ऐसा सुझाव दे सकता है। उसके लिए बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। तो टॉम कहता है कि उसका बेटा न्यूयॉर्क मैनहट्टन में है। आपकी जानकारी के लिए ये मैं बता रहा हूँ। तो वह वाइस प्रेसिडेंट की बोलती ही बंद हो जाती है। हेडलाइन सेंटर में उनका सारा फ्यूल खत्म हो गया था। वहाँ पर भी हालात बहुत खराब हो गए थे। तो प्रोफेसर रैप्सन और उनके साथी वाइन पीते हैं आखिरी बार, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका अंत पास है। भिखारी और वो डॉग बाहर खड़े थे। डॉग बहुत भौंक रहा था। कुछ लोग बड़ी तादाद में बाहर आए थे। वो शहर से बाहर निकल रहे थे तो सभी लोग जो लाइब्रेरी में थे वो भी उनके साथ निकलने लगते हैं। पर सैम उस गार्ड पुलिस से कहता है कि अगर आप सब बाहर निकले तो सर्दी से जमकर मर जाएंगे। उसके डैड क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अंदर ही रहने को कहा है, पर कोई भी उसकी नहीं सुनता और सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। पर कुछ लोग बाहर रुके थे। नर्स आकर लूसी से कहती है कि वो अभी तक पीटर्स के पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं कर पाई है। तो लूसी फिर से ट्राई करने को कहती है। जैक के साथ फ्रैंक और जेसन भी आ रहे थे। सैम और बाकी सभी एक कमरे को चुनते हैं जहाँ पर फायर प्लेस था। सैम बुक्स को जलाने लगता है। बाकी सभी बुक्स और खाने का इंतजाम करने लगते हैं। लूसी पीटर के पास ही थी तो वो नर्स आकर बताती है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है और वो सभी चले गए हैं। पीटर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की बहुत ज़रूरत थी। तो नर्स कहती है कि मैंने कॉल किया है पर पता नहीं वो एम्बुलेंस लेकर आएंगी भी या नहीं। तो लूसी कहती है कि तुम चली जाओ, मैं वेट करूंगी यहाँ पर पीटर के पास। ब्रेन ने रेडियो चालू किया था तो वो कहता है कि ये तूफान पूरी उत्तर में है, लगता नहीं कि तुम्हारे डैड आ पाएंगे। पर सैम को भरोसा था कि जैक जरूर आएगा उसे लेने। यह जैक की कार किसी चीज़ से टकरा जाती है तो वो पैदल चलने का फैसला करते हैं। वो पुलिस गार्ड देखता है कि एक कपल ठंड में जमकर मर गया है, फिर भी वो सभी आगे बढ़ते हैं। जैक और उसके साथी एक मॉल के ऊपर से होकर जा रहे थे पर उन्हें ये बात पता नहीं थी। तभी वजन के कारण ग्लास टूट जाता है जिसकी वजह से उनके सामान के साथ फ्रैंक भी नीचे गिरता है, पर वो एक दूसरे से रस्सी से बंधे हुए थे। इसकी वजह से फ्रैंक ऊपर ही लटक जाता है, इसलिए जैक उन्हें बचा लेता है। फ्रैंक सामान को गिरा देता है। जेसन उसे पकड़ लेता है और जैक उसकी तरफ आने लगता है, पर जेसन का नीचे वाला ग्लास टूटने लगता है तो फ्रैंक अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। वो अपनी रस्सी काट देता है और नीचे गिर जाता है और मर जाता है। जैक और जेसन कैंपिंग करते हैं और वो फ्रैंक के बारे में ही सोच के दुखी हो रहे थे। लूसी पीटर के साथ थी। तभी वहाँ पर लाइट्स आती है। एम्बुलेंस उन्हें लेकर आई थी, मतलब दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी थी। लॉरा की तबीयत खराब थी तो सैम उसे देखने आता है
तो लौरा को बहुत ज़्यादा फीवर था, पर लौरा कहती है कि वो ठीक है। लौरा कहती है कि मैं अभी भी उस कंपटीशन के बारे में ही सोच रही हूँ। वो कहती है कि मैंने इतनी तैयारी की थी, पर अब वो है ही नहीं। सब खराब हुआ तो सैम कहता है कि मैंने टीम ज्वाइन की क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, क्योंकि तुम टीम में थी। तो लौरा हंसती है और सैम को किस करती है। सभी खाली किए शहरों के लोग मैक्सिको में गए हुए थे। वाइस प्रेसिडेंट भी वही थे। तभी उन्हें पता चलता है कि प्रेसिडेंट की गाड़ी तूफान के चपेट में आ गई और वो नहीं बच पाए। लौरा सुबह को बेहोश पड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट को एक किताब मिलती है तो वह कहती है कि लौरा को कहीं चोट लगी होगी, इसलिए वो शायद बीमार हो गई है। तो जब उसका पैर चेक किया जाता है तब उसकी चोट बहुत बड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इसे पेनिसिलिन देना होगा और एंटीबायोटिक भी, नहीं तो इसकी जान नहीं बच सकती। स्पेस में ये तूफान काफ़ी डरावने लग रहे थे। एस्ट्रोनॉट्स ये तस्वीर वेदर सेंटर पर भेज देते हैं। टॉम जब ये तस्वीर देखता है तो पता चलता है कि ये तूफान यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क को एक ही घंटे में ये जकड़ लेगा। सैम, जेडी और ब्रैन जहाज की तरफ जाते हैं क्योंकि सैम को लग रहा था कि उन्हें जहाज पर मेडिसिन मिल ही जाएगी। तभी वहाँ पर कुछ भेड़िए आते हैं और वो शिप में घुस जाते हैं। वो बहुत भूखे थे। दरवाज़ा लॉक था तो सैम बाहर से जाकर खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और उन्हें वहाँ पर एंटीबायोटिक भी मिल जाता है, पर वो कुछ खाने के लिए भी लेने लगते हैं। भेड़िए उनकी आवाज़ से उनकी तरफ आने लगते हैं। वो जेडी के पैर पर काट लेते हैं, पर सैम उन भेड़ियों को मारकर एक रूम में वो तीनों के दिनों छुप जाते हैं। तूफान न्यूयॉर्क की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सैम उन भेड़ियों को बाहर निकालने के लिए जाता है। वो भाग जाता है तो उसके पीछे भेड़िए भी पीछे लग जाते हैं, पर सैम दरवाज़ा बंद कर देता है और मौका पाकर ब्रैन और जेडी दूसरे रूम में आ जाते हैं। सैम सीढ़ियों से बाहर का दरवाज़ा खोलता है और सामान लेकर वो जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं। जेसन की तबीयत खराब थी तो जैक उसे खींच के ले जा रहा था। हवा के रोकने की वजह से जैक समझ जाता है कि तूफान अब और भी बुरा होगा, तो वो जल्दी जल्दी शेल्टर ढूंढता है। तूफान की वजह से चीज़ें भी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी जम रही थी। तूफान सैम तक पहुंचने तक वो अंदर चले जाते हैं। जैक भी जल्दी जल्दी एक घर में जाता है और गैस ऑन करता है और घर को गर्म रखता है। जैक ने जेसन को बचा लिया था। वो 2 घंटों से बेहोश था, तो वो जल्दी जल्दी अब निकलने लगते हैं तूफान में ही। तूफान में वो लोग जो शहर की तरफ निकले थे वो भी जम के मर चुके थे। वो फ्रीज हो गए थे पूरी तरह। जेसन और जैक्स रात को कैंपिंग करते हैं। जेसन जैक से पूछता है कि क्या सैम ठीक होगा, तो जैक कहता है कि मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं उसे लेने आऊँगा, तो मैं अब वो पूरा करूँगा। अब स्पेस में सुबह को एस्ट्रोनॉट देखते हैं कि तूफान शांत हो गया है। जैक भी देखता है कि तूफान खत्म हो चुका है और सूरज निकला है, तो वो जल्दी जल्दी सैम के पास जाने के लिए निकलते हैं। जैक और जेसन जहाँ थे वो दरअसल समुद्र था जो पूरा बर्फ बन गया था। वो लाइब्रेरी तक पहुँचते हैं, पर लाइब्रेरी पूरी की पूरी बर्फ में धंस गई थी। वो जब अंदर जाते हैं तब वहाँ से एक तरफ से रोशनी आ रही थी। जब वो अंदर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो सैम और बाकी सभी वहाँ पर जिंदा थे। जैक सैम को देखकर बहुत खुश था। वाइस प्रेसिडेंट को टॉम बताता है कि जैक का मैसेज है कि न्यूयॉर्क में कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा है और वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट बन गए थे। वो अपनी गलती समझ गए थे और वो ऑर्डर करते हैं कि सारे हेलीकॉप्टर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। वो अपना पहला स्पीच मेक्सिको से दे रहे थे। वो सभी देशों को धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारी मदद की, जिन्हें हम कमज़ोर समझते थे। काफ़ी सारे लोगों ने सरवाइव किया था। सभी लोग छतों पर आ गए थे और अब सैम को भी लौरा मिल गई थी। जैक उन्हें देखकर बहुत खुश था। एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है।